महानगर में जन्मी और पली बड़ी चेन फैंग भूस्खलन के खतरों से अनभिज्ञ थी। वहीं हू ह्यून ने बचपन के अनुभवों से इसके खतरों को जान लिया था। एक भूस्खलन ने तो रात के सन्नाटे में उसके लगभग पूरे गांव को तबाह कर दिया था। कई दिनों तक उसकी चीखें गूंजती रहीं, जिससे वह इतनी भयभीत हो गई कि रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करती थी। उनकी बातें सुनकर चेन फैंग को स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। उसने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन पहिए पूरी तरह से कीचड़ से सने होने के कारण वह फिर से कीचड़ में फंस गई। कम से कम वे पहाड़ की ढलान पर तो नहीं थे, इसलिए भूस्खलन का तत्काल खतरा नहीं था। टोंग याओ को न तो जिम्मेदारियों से भागना पसंद था और न ही दूसरों को दोष देना। यहां तक कि जब वे फंस गए थे तब भी उसने चेन फैंग को मौसम का पूर्वानुमान न देखने के लिए दोषी नहीं ठहराया। जब चेन फैंग खुद को दोष देने लगा तो टोंग याओ ने उसे दिलासा दिया। हालांकि इससे उनकी मौजूदा समस्या का समाधान नहीं हुआ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह और तेज हो रही है। उनकी इस मुश्किल स्थिति ने कार में बेचैनी का माहौल बना दिया था। जैसे जैसे रात होने वाली थी और कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, वे केवल बारिश रुकने का इंतजार कर सकते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, भारी बारिश जारी रही। टोंग याओ को भूख से तेज भूख लग रही थी, लेकिन कार में खाना नहीं था क्योंकि चेन फैंग, जो एक वयस्क व्यक्ति था, को नाश्ता करने की आदत नहीं थी। जैसे जैसे टोंग याओ के पेट की गुड़गुड़ाहट तेज होती गई, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी गुड़गुड़ाहट सुनकर चेन फैंग को अपराधबोध हुआ और उसने कहा, मैं जागता रहूंगा। तुम दोनों सो जाओ, हम सुबह कोई योजना बना लेंगे। इससे पहले कि टोंग याओ जवाब दे पाती, हू ह्यून ने सुझाव दिया, तुम रात का पहला आधा हिस्सा संभाल लो और मैं दूसरा आधा हिस्सा संभाल लूंगी। हालांकि वे यहाँ भूस्खलन से सुरक्षित थे, फिर भी उन्हें सतर्क रहने की जरूरत थी क्योंकि वे बारिश में एक सुनसान इलाके में फंसे हुए थे। भूख से बेहाल टोंग याओ ने सोने की कोशिश की क्योंकि उसे लगता था कि सोते रहने से उसे भूख नहीं लगेगी। जल्द ही उसे नींद आने लगी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदों की आवाज से चेन फैंग बेचैन हो गया। उसे यह महसूस होने लगा कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। बाहर घोर अंधेरा था और कभी कभार चमकती बिजली ही उनके लिए रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। तेज बारिश के साथ चलने वाली हवा काफी डरावनी हो सकती थी। हालांकि चेन फैंग एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक व्यक्ति थे, फिर भी उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें सिगरेट जलाने का मन हुआ, लेकिन उन्हें याद आया कि टोंग याओ ने बताया था कि वह गर्भवती हैं। उस समय तो उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने शादीशुदा होने की बात स्वीकार की तो उसे लगा कि वह सचमुच गर्भवती हो सकती है। उसे टोंग याओ को इस झमेले में घसीटने का पछतावा तो था, लेकिन साथ ही वह इस बात से भी खुश था कि वह उसके साथ थी। यहाँ अकेले फंसे रहना उसके लिए असहनीय कष्ट होता। नींद में डूबी टोंग याओ को ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी चमक रही हो। सुबह के बारे में सोचकर जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी कि सामने का दृश्य देखकर वह चौंक उठी। भूतों या आत्माओं में विश्वास न करने वाली टोंग याओ भी खिड़की पर चिपके एक विकृत चेहरे को देखकर लगभग बुरी तरह डर गई थी। टोंग याओ की चीख सुनकर चेन फैंग और हू ह्यून नींद से जाग गए। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वे दोनों चौंक गए। उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला, तभी उन्हें पता चला कि बाहर खड़े लोग पुरुष थे, जिनके हाथों में मशालें थीं और वे उनके वाहन का निरीक्षण कर रहे थे। बारिश और अंधेरे के कारण खिड़की के बाहर किसी का चेहरा देखकर वे चौंक गए। चेन फैंग ने तुरंत माफी मांगी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके सो जाने से वे लोग अचानक चौंक गए थे। माफ कीजिए, मुझे नींद आ गई थी। साथ ही उन्हें राहत भी महसूस हुई। अगर आसपास लोग थे तो इसका मतलब था कि आसपास गांव भी होंगे। इसका मतलब था कि वे कल मदद मांग सकते थे और कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। हालांकि टोंग याओ को एक बुरी आशंका हुई। चेन फैंग को खिड़की खोलने की तैयारी करते देख उसने जल्दी से उसे चेतावनी दी, श्रीमान चेन, खिड़की मत खोलिए। क्या हमारे पास कार में बचाव के लिए कुछ है? अभी भी उस दहशत से उबर रही टोंग याओ का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। हू ह्यून, जो काफी समझदार थी, उसे भी इस बात का डर सता रहा था। ये लोग संदिग्ध लग रहे हैं, आधी रात को जंगल में कौन घूम रहा होगा? उसने सोचा। पहले तो चेन फैंग को लगा कि वे मदद करने आए हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने बाहर झांककर देखा तो पाया कि 4 आदमी वहां खड़े आपस में बातें कर रहे थे। तेज बारिश हो रही थी और उन्होंने रेनकोट पहन रखे थे, इसलिए वह उनके चेहरे मुश्किल से ही देख पा रहा था। उनकी परछाई देखकर वह सिर्फ इतना ही बता सका कि वे चारों पुरुष थे।
अगर इन लोगों का इरादा नुकसान पहुंचाने का होता तो वे एक खतरनाक स्थिति में होते। गाड़ी में कोई हथियार नहीं है। हालांकि चेन फैंग हमेशा शहर में रहा था, फिर भी उसके मन में आशा की एक किरण बाकी थी। क्या वे ग्रामीण हो सकते हैं जिन्हें किसी आपात स्थिति के कारण आधी रात को अपना घर छोड़ना पड़ा हो? जहां तक मुझे पता है, ग्रामीण इलाकों के लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं। टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और मुझे आसपास कोई गांव नहीं दिखा। उसकी बातों पर चेन फैंग घबराहट से पीला पड़ गया। हु हेयुन भी तनाव में आ गई और बाहर खड़े आदमियों को ध्यान से देखने लगी। उसने गौर किया कि बाहर खड़े आदमियों के पास कोई हथियार नहीं थे। यह उसके लिए थोड़ी राहत की बात थी। अब क्या करें? टोंग याओ ने चेन फैंग से पूछा, क्या तुम 1 बनाम 2 या 1 बनाम 4 की लड़ाई लड़ सकते हो? चेन फैंग इस सवाल पर हैरानी से चौंक गया। उसे यह सवाल बहुत नाटकीय लगा। जब से मैं वयस्क हुआ हूं, मैंने कभी लड़ाई नहीं की है। उसके जवाब से अचंभित न होते हुए टोंग याओ ने हु हेयुन की ओर रुख किया, जिसने शर्माते हुए कंधे उचकाए और कहा, मैं भी नहीं कर सकता। वह महिलाओं से लड़ने में तो आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन पुरुषों से निपटना, खासकर इन जैसे हटे कट्टे पुरुषों से, उसकी खासियत नहीं थी। टोंग याओ ने बाहर झांका और देखा कि पुरुष अपनी बातचीत में मग्न थे। उसने सुझाव दिया, चलो देखते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। अगर उनका कोई बुरा इरादा नहीं है या वे वाकई स्थानीय ग्रामीण हैं तो वे शायद चले जाएंगे। कोई और विकल्प न होने के कारण चेन फैंग और हु हेयुन को टोंग याओ के बताए रास्ते पर चलना पड़ा। बाहर बातचीत करते हुए उन दोनों ने जो कुछ मिनट बिताए, वे उन्हें अनंत काल के समान लगे। बाहर खड़े आदमियों के हाथों में टॉर्च थी और कार पर पड़ रही कभी कभार की रोशनी से अंदर बैठे तीनों लोग कांप उठे। अगर इन आदमियों की मंशा बुरी थी तो वे गंभीर खतरे में पड़ सकते थे। टोंग याओ ने तुरंत सलाह दी, अगर वे बुरे लोग हैं तो उनसे झगड़ा मत करना। हमारी जान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहने के बाद टोंग याओ ने विशेष रूप से चेन फैंग को चेतावनी दी, अभिमान और सम्मान से अब हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन को हर चीज से ऊपर रखना होगा और उसी के अनुसार कार्य करना होगा। इतने लंबे समय तक बाहर भटकने के बाद हु हेयुन को पता था कि कब समझौता करना है और कब पीछे हटना है, लेकिन टोंग याओ को चिंता थी कि चेन फैंग, एक युवा और सफल बॉस होने के नाते, जिसने कभी असफलताओं का सामना नहीं किया था, शायद ऐसे संकटों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल न हो। जैसे ही चेन फैंग कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर खड़े कुछ लोग अचानक सड़क की ओर चलने लगे। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी जमीन से एक पत्थर उठाकर ले गया, जिसे देखकर चेन फैंग का दिल जोर से धड़कने लगा। हु हेयुन का चेहरा भी काला पड़ गया। उसे डर था कि आज रात से बचना असंभव है। सच कहें तो हु हेयुन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। किसी तरह गुजारा करने के बावजूद वह आसमान में उड़ती पतंग की तरह महसूस करती थी, हमेशा खोई हुई और अकेली। इसी कारण उसने विदेशों में सामान की तस्करी का रास्ता अपनाया। सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, बल्कि उसे उस बेचैनी का एहसास भी बहुत अच्छा लगता था। इससे उसे जीने का एहसास होता था। इसलिए जब असली खतरा मंडराया और उसकी जान खतरे में दिखाई दी तो वह ज्यादा डरी नहीं। उसने बगल में बैठी टोंग याओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। खूबसूरत महिलाएं या तो एक शक्तिशाली संसाधन हो सकती हैं या एक दुखद बोझ। टोंग याओ इतनी खूबसूरत थी कि अगर जंगल में उनका सामना कुछ असभ्य खलनायकों से हो जाता तो परिणाम उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयावह हो सकते थे। बचपन से ही राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार पाने वाली टोंग याओ को एक सुखमय और चिंतामुक्त जीवन जीना चाहिए था। अगर इस हरे भरे पौधे को यहाँ नष्ट कर दिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तेज बारिश धीरे धीरे कम होती गई और अंततः रुक गई। बारिश रुकने के बाद आसमान उतना अंधेरा नहीं था। रोशनी को देखकर लग रहा था कि लगभग 1 घंटे में भोर हो जाएगी। इस समय टोंग याओ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। एक आदमी हाथ में पत्थर लिए उनकी कार के पास आ रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था और जैसे ही वह खिड़की तोड़ने वाला था, टोंग याओ ने झट से कार का दरवाजा खोल दिया। इस हरकत से कार का शीशा तोड़ने ही वाला आदमी चौंक गया। बाकी लोग भी सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी टोंग याओ पर डाली। तेज रोशनी के कारण उसे आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढांक लिया और तीखी आवाज में पूछा, महोदय, क्या आप आसपास रहते हैं? हमारी कार कीचड़ के गड्ढे में फंस गई है और हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। टोंग याओ के अचानक इस कदम से हु हेयुन और चेन फैंग दोनों ही दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद पहल करके दरवाजा खोलेगी। क्या ये किसी मेमने को शेर की गुफा में छोड़ने जैसा नहीं था?
ये सुनकर उन आदमियों ने लालच भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। पत्थर ले जा रहे आदमी ने उसे एक तरफ फेंक दिया, अपने साथी से टॉर्च ली और गाड़ी की ओर रोशनी डालते हुए स्थानीय बोली में बोला, जी हाँ, हम पास के ही गांव के हैं। गाड़ी में आप कितने लोग हैं? 3। टोंग याओ ने सच्चाई से उत्तर दिया, आप जैसे धनी शहरी लोग अपनी कार से इस सुनसान इलाके में क्यों आए हैं? उस व्यक्ति ने लापरवाही से एक हाथ कार के दरवाजे पर रखते हुए पूछा, मानो वह टोंग याओ को दरवाजा बंद करने से रोकना चाहता हो। टोंग याओ ने अनदेखा करने का नाटक किया और जवाब दिया, हमने सुना है कि पास में ही एक प्रजनन केंद्र है और हम कुछ अंडे खरीदना चाहते थे। जो व्यक्ति नेता प्रतीत हो रहा था, वो हंसते हुए बोला, तुम शहर वालों के पास तो वाकई बहुत पैसा है, इतनी दूर सिर्फ अंडे खरीदने के लिए गाड़ी चलाकर आते हो। वह फार्म यहाँ से आधे दिन की पैदल दूरी पर है। अब जब तुम्हारी गाड़ी फंस गई है तो तुम वहां पैदल तो जा ही नहीं सकते। इससे पहले कि टोंग याओ कुछ कह पाती, उस आदमी ने आगे कहा, आप सबके लिए यहाँ इंतजार करना कोई समाधान नहीं है। क्यों ना आप हमारे गांव आकर आराम करें, कुछ खा भी लें। बाकी तीनों आदमी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी निगाहें टोंग याओ और हू हैयुन पर टिकी रहीं। वे उन्हें लगातार गौर से देखते रहे। टोंग याओ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, हमारे एक साथी कल मदद लेने वापस गए थे। हमें उम्मीद है कि सुबह होने तक लोग हमें लेने आ जाएंगे। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हू हैयुन और चेन फैंग अब समझ गए थे कि टोंग याओ ने दरवाजा क्यों खोला था। टोंग याओ स्थिति को बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि थोड़ी समझदारी दिखाने से ये लोग पीछे हट जाएंगे। हालांकि यह तरीका कारगर साबित नहीं हो सकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जोखिम उठाना उचित था। जैसा कि उम्मीद थी, टोंग याओ की बात सुनकर उन आदमियों के चेहरों पर संदेह के भाव छा गए। वे एक दूसरे को ऐसे देखने लगे मानो कोई फैसला कर रहे हों। तभी नेता ने कहा, इस इलाके में जंगली सुअर और रात में बाघ भी आते हैं। यहाँ रहना आपके लिए काफी खतरनाक है। तो क्यों ना आप हमारे गांव आकर आराम करें। हम आपको खाना खिला देंगे और फिर आप वापस आ जाएंगे। उनकी आवाज में थोड़ी दृढ़ता थी। स्पष्ट रूप से वह कोई सुझाव नहीं दे रहे थे, बल्कि एक आदेश दे रहे थे। टोंग याओ जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो वे उन्हें जबरदस्ती ले जा सकते हैं। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह कार से बाहर निकली और बोली, तो फिर हमें आपको परेशान करना पड़ेगा। ये देखकर चेन फैंग और हू हैयुन भी कार से बाहर निकल आए। उन दोनों की आंखों में उत्साह की चमक थी, लेकिन उन्होंने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया। वे 2 समूहों में बढ़ गए और प्रत्येक समूह ने बीच में खड़े उन तीनों को घेर लिया। इससे टोंग याओ और उसके समूह को निजी बातचीत का कोई अवसर नहीं मिला। उन्होंने केवल इशारों से ही संवाद किया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जब तक वे उन आदमियों को ज्यादा उकसाती नहीं थीं, तब तक वे अपेक्षाकृत आजादी से घूम फिर सकती थीं। कम से कम अभी के लिए उन्हें न तो बांधा जाएगा और न ही शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाएगा। वे फिलहाल सुरक्षित थीं, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह सुरक्षा कब तक बनी रहेगी। एक संक्षिप्त बातचीत में टोंग याओ को पता चला कि समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सभी लोग भाई ताई कहकर बुलाते थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ वही सब कुछ संभाल रहा था, बाकी लोग बस उसके निर्देशों का पालन कर रहे थे। ये सब विचार उसके मन में चल ही रहे थे कि अचानक भाई ताई ने पूछा, तुम कार खरीद सकते हो, तुम जरूर अमीर शहरी लोग होगे, है ना? टोंग याओ ने विनम्रता से हंसते हुए कहा, हमारा गुजारा चल रहा है। हमारे परिवार के पास कुछ छोटे कारखाने हैं जिनमें कुछ 100 मजदूर काम करते हैं। ये देखकर भाई ताई की आंखें चमक उठीं। उन्होंने चेन फैंग और हू हैयुन की ओर देखा और पूछा, क्या आप सब एक ही परिवार से हैं? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम दोस्त हैं। उनके परिवार भी इसी व्यवसाय में हैं। ये सुनकर भाई ताई चुप हो गए, मानो किसी बात पर विचार कर रहे हों। भाई ताई के मार्गदर्शन में उन्होंने पहाड़ की तलहटी में एक संकरे रास्ते को पार किया। भोर होते होते कम से कम आधे घंटे तक कीचड़ भरे रास्ते पर चलते रहने के बाद अंततः उन्हें पहाड़ की ढलान पर बिखरे हुए कुछ मिट्टी के घर दिखाई दिए। भाई ताई ने पहाड़ की ढलान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह हमारा गांव है। भाई ताई द्वारा बताए गए दिशा की ओर सबने एक नजर डाली और सबका दिल बैठ गया। क्या ये कोई गांव था? बिखरे हुए घर तो किसी अमीर परिवार के रहने लायक भी नहीं थे। टोंग याओ हल्के से हंसी और भोलेपन का नाटक करते हुए बोली, भाई ताई, आपका गांव काफी छोटा लगता है। यहाँ ज्यादा परिवार नहीं रहते, है ना? उनके पीछे खड़े लोगों में से एक ने टोंग याओ के भोलेपन का मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा। भाई ताई ने उनकी ओर घूर कर देखा और फिर जवाब दिया,
हाँ, हमारे पूर्वज जापानियों के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान यहाँ आए थे। तब से अधिकांश लोग यहाँ से चले गए हैं और अब यहाँ केवल कुछ ही परिवार रहते हैं। सावधान रहना, ऊपर जाने वाली सड़क फिसलन भरी है। टोंग याओ ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, ये वाकई थोड़ा फिसलन भरा है। भाई ताई, हमें इसकी आदत नहीं है। हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं जिससे आपको देरी हो रही है। टोंग याओ के गिरने के डर से चेन फैंग और हु हेयुन दोनों उसे सहारा देने के लिए अगल बगल खड़े हो गए। कोई बात नहीं, भाई ताई ने जो कहने ही वाले थे उसे निगल लिया और अपनी गति को उनकी गति से मिलाने के लिए समायोजित कर लिया। आधे घंटे से अधिक समय के बाद वे अंततः पहाड़ की ढलान पर पहुंच गए। भाई ताई ने उन्हें एक मिट्टी के घर में ले जाकर कहा, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। मैं अपनी पत्नी से आपके लिए कुछ खाने का सामान बनाने के लिए कहता हूँ। फिर वह घर से बाहर निकल गया और बाकी आदमियों को अपने साथ ले गया। कमरे में बिस्तर के अलावा और कुछ नहीं था। खिड़की भी बेहद छोटी थी, इतनी छोटी कि कोई व्यक्ति मुश्किल से अपना सिर बाहर निकाल सके। दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन टोंग याओ ने देखा कि 2 आदमी बाहर मंडरा रहे थे, जाहिर तौर पर उन पर नजर रख रहे थे। तीनों ने काफी दूरी तय कर ली थी, उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे और थकान से उनके पैर दुख रहे थे। फिर भी उनके पास बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टोंग याओ को ठीक से पता नहीं था कि यह अत्यधिक थकावट के कारण था या नहीं, लेकिन उसे अपने पेट के निचले हिस्से में हल्का धड़कने वाला दर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद दर्द कम हो गया। टोंग याओ की हालत को लेकर चिंतित हु हेयुन ने आराम करने के बाद पूछा, याओ, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ, टोंग याओ ने सिर हिलाया, बाहर की ओर देखा ताकि कोई उनकी बातें सुन न ले, फिर फुसफुसाते हुए बोली, ये लोग साफ तौर पर अच्छे नहीं हैं। ये हमेशा नीचे देखते रहते हैं, नजरें मिलाने से बचते हैं, शायद अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। जब तक जरूरी न हो इन्हें उकसाना नहीं चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले। ये लोग कौन हैं? चेन फैंग ने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं, टोंग याओ ने कहा। उन्होंने हमसे खुलकर टकराव नहीं किया है, इसलिए शायद उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि हमसे कैसे निपटना है। जब तक उनका मकसद सिर्फ पैसा है, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। टोंग याओ के विचार में, यदि वे लोग केवल पैसे के पीछे थे तो वे अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। हालांकि भयावह संभावना ये थी कि कहीं वे लूटपाट के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखते हों। हु हेयुन ने टोंग याओ के तर्क से सहमति जताते हुए अपना विश्लेषण जोड़ा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब उन्हें पता चला कि हम धनी परिवारों से हैं, तो उनके व्यवहार में काफी बदलाव आया। मुझे लगता है कि वे जबरन वसूली या अपहरण करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यह अपहरण है तो फिरौती का नोट पहुंचाने के लिए हम में से किसी एक को भेजने की योजना जरूर होगी। चेन फैंग ने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार करते हुए अनुमान लगाया और टोंग याओ से कहा, अगर संभव हो तो तुम संदेश पहुंचाने के लिए वापस जाओ और हम यहीं रुकेंगे। चूंकि टोंग याओ गर्भवती थी और वही उसे यहाँ लेकर आया था, इसलिए चेन फैंग को उसकी सुरक्षा की गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई। उसे पहले इस खतरनाक स्थिति से निकलने देना अपहरणकर्ताओं के लिए उसे धमकाने का अवसर समाप्त कर देगा। टोंग याओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये लोग बहुत सतर्क हैं। ये स्पष्ट रूप से किसी वैध गतिविधि में शामिल नहीं है। इन्होंने हमें भागने के 3 मौके भी नहीं दिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरे माता पिता जब प्रजनन फार्म पहुंचेंगे तो वे मुझे फोन करेंगे। दाई उन्हें बता देगी कि मैं यहाँ आई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि हम निकलने के बाद से नहीं पहुंचे हैं, तो वे सोचेंगे कि हमारी गाड़ी कहीं फंसी हुई है और हमें ढूंढने आएंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि हम गाड़ी में नहीं हैं, वे पुलिस को बुला लेंगे। अभी हमारी सबसे अच्छी रणनीति यही है कि हम समय का इंतजार करें। यहाँ आते समय टोंग याओ ने आसपास के इलाके का अच्छी तरह से जायजा लिया था। ये जगह ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। पुलिस को सूचना मिल जाए तो वे आसानी से उन्हें ढूंढ लेंगे। टोंग याओ की बातें सुनकर चेन फैंग और हु हेयुन ने राहत की सांस ली। चेन फैंग ने टोंग याओ को गहरी प्रशंसा भरी नजरों से देखा और उसके बुद्धिमानी भरे फैसले को याद किया। सच कहूं तो उस समय वह इतना डरा हुआ था कि अपनी सांस रोककर बैठा था। उसे लग रहा था कि वे लोग गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर खींच लेंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टोंग याओ उस पल में इतना समझदारी भरा और साहसी फैसला लेगी। अगर टोंग याओ ने तब कार का दरवाजा नहीं खोला होता तो अंदर घुसने वाले लोगों के बाद केवल 2 ही संभावित परिणाम होते,
या तो वे उन्हें मौके पर ही मार देते या उन्हें बंदी बनाकर वापस ले जाते और उनके साथ अब से भी कहीं अधिक क्रूरता से पेश आते। हालांकि उनकी मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम वे सुरक्षित थे और कोई घायल नहीं हुआ था। जब वे अपनी स्थिति पर विचार कर रहे थे, तभी एक गर्भवती महिला 2 कटोरी नूडल्स लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ों में यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता। मैंने आप लोगों के लिए नूडल्स बनाए हैं, खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। उसकी बात सुनकर हू हेयुन झट से खड़ी हो गई और नूडल्स लेते हुए बोली, धन्यवाद महोदया, आप पहले खा लीजिए, मैं आपके लिए नूडल्स का एक और कटोरा लाती हूँ, महिला ने कमरे से बाहर जाने से पहले कहा। टोंग याओ को मना करने का मौका ही नहीं मिला। हू हेयुन के हाथों में नूडल्स के 2 कटोरे देखकर टोंग याओ को अचानक मतली महसूस हुई। नूडल्स में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि वे कटोरे इतने गंदे थे कि उनके किनारे एकदम काले पड़ गए थे। चेन फैंग ने भौहें चढ़ाईं और यहाँ तक कि हू हेयुन, जिसने बचपन में कठिनाइयों का सामना किया था, भी नाखुश दिखी। तीनों हिचकिचा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नूडल्स के कटोरे को कैसे संभालें। स्वच्छता के मुद्दे के अलावा मौजूदा हालात में भला कौन इन लोगों द्वारा परोसी गई कोई भी चीज खाने की हिम्मत करेगा। टोंग याओ ने कमरे में चारों ओर देखा और सुझाव दिया, चलिए इन्हें फिलहाल खिड़की के किनारे पर रख देते हैं। राहत महसूस करते हुए हू हेयुन ने जल्दी से कटोरे खिड़की की चौखट पर रख दिए। कमरा इतना खाली था कि एक चूहा भी कुछ न पाकर निराश हो जाता। हू हेयुन ने जैसे ही कटोरियों को खिड़की के किनारे पर रखा, तभी वह महिला नूडल्स की एक कटोरी लेकर फिर अंदर आ गई। खिड़की के किनारे पर नूडल्स देखकर वह रुक गई और बोली, क्या आपको ये पसंद नहीं आए? हू हेयुन ने अजीब तरह से सिर हिलाया, नहीं, बस थोड़ी गर्मी है, हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। महिला को कोई परेशानी नहीं हुई। वह चलकर आए और अपना कटोरा बाकी कटोरों के पास रख दिया, अगर आपको और चाहिए तो मैं बाद में और बना सकती हूँ। नहीं, इतना काफी है, हू हेयुन ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने सोचा कि वह महिला इसके बाद तुरंत चली जाएगी, लेकिन इसके बजाय वह वहीं खड़ी रही और उन तीनों को गौर से देखती रही। जैसे जैसे वह उन्हें देख रही थी, टोंग याओ भी उसे देखती रही। महिला का पेट फूला हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह प्रसव करने वाली हो। उसकी त्वचा थोड़ी सांवली थी और वह दुबली पतली और कम लंबी थी, जिससे कुपोषण का आभास होता था। शारीरिक रूप से वह महिला बेहद दुबली पतली और मैली लग रही थी, मानो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। उससे दुर्गंध आ रही थी, मानो उसने लंबे समय से स्नान न किया हो। लेकिन मानसिक रूप से वह खुशमिजाज, सतर्क और आम ग्रामीण महिला से कुछ अलग नहीं लग रही थी। महिला की निगाहें टोंग याओ और हू हेयुन पर कुछ देर तक टिकी रहीं और अंत में चेन फैंग पर आकर ठहर गईं। जिस क्षण चेन फैंग को उसकी घूरती निगाहों से थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी, उसी समय वह महिला अचानक हू हेयुन की ओर मुड़ी और पूछा, आप सब शहर के लोग हैं, है ना? जी हाँ, हू हेयुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। और उसने उस महिला से अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी, तुम्हारा पेट देखकर लगता है कि तुम जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हो। तुमने अब तक कितने बच्चों को जन्म दिया है? महिला के चेहरे पर मातृत्व की चमक फैल गई। उसने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, यह मेरा 5वां बच्चा है। ये कुछ ही दिनों में पैदा हो जाएगा। हू हेयुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ओह, तुम प्रसव के लिए तत्पर हो और अभी भी पहाड़ों में रह रही हो। प्रसव का समय आने पर तुम्हें समय पर दाई मिलना लगभग असंभव होगा। टोंग याओ ने महिला की प्रतिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखा। दाई ढूंढनी पड़े। हू हेयुन के आश्चर्य पर महिला को हंसी आ गई, मैंने हमेशा अपने बच्चों को खुद ही जन्म दिया है। इस बयान से कमरे में मौजूद तीनों लोग चौंक गए। क्या उसने अपने बच्चों को अकेले जन्म दिया? क्या वह अपने 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी? तो क्या वह पहले ही 4 बच्चों को अकेले जन्म दे चुकी है? आप चाहे जिस युग में रहे हो, ऐसी जानकारी चौंकाने वाली होती थी। अपने आश्चर्य को दबाते हुए टोंग याओ, जो अब और भी उत्सुक हो गई थी, ने उस महिला से पूछा, बड़ी बहन, क्या आपके अन्य बच्चे भी यहीं पहाड़ों में रहते हैं? नहीं, वे यहाँ नहीं हैं। महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पति उन्हें मेरी सास के घर वापस ले गए हैं। पहाड़ों में बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है और उनके लिए भी असुविधाजनक है। हमारा तीसरा बच्चा इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि यह जगह बहुत दूर है और एक रात जब वह बीमार पड़ा तो हमें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई। ये देखकर कि महिला अपने बच्चे की मृत्यु के बारे में बिना किसी शोक के बात कर रही थी, टोंग याओ ने भौहें चढ़ाईं। उसने तुरंत पूछा, आप पहाड़ से नीचे आकर अपने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं करती? यहाँ अकेले गर्भवती होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अकेले बच्चे को जन्म देना बहुत खतरनाक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा? महिला ने बेझिझक जवाब दिया। ओह! टोंग याओ उसके जवाब से अवाक रह गया। हु हैयुन उस महिला के अकेले बच्चे को जन्म देने के अनुभव के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया, इसलिए उसने उससे पूछा, क्या आपने अपने पहले बच्चे को भी अकेले ही जन्म दिया था? जी हाँ, महिला को ये बताते हुए कुछ गर्व महसूस हुआ। उस समय मैं लगभग अपने बच्चे और खुद को खोने ही वाली थी। जब मुझे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई तब मेरे पति घर पर नहीं थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन फिर बच्चा अपने आप बाहर आ गया। मैंने गर्भनाल काटी और तब मुझे पता चला कि बच्चे को जन्म देना उतना डरावना नहीं था। दूसरी बार प्रसव जल्दी हो गया क्योंकि मुझे अनुभव था। उस महिला ने अपने अनुभव के बारे में सहजता से बताया, लेकिन टोंग याओ और हु हैयुन को यह सुनकर डर लगा। दाई की देखरेख में घर पर बच्चे को जन्म देना वैसे भी काफी खतरनाक होता है, बिना किसी की मदद के तो और भी ज्यादा। इसकी कल्पना करना भी बहुत डरावना था। उस महिला के सरल देहाती स्वभाव को देखकर टोंग याओ के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। बच्चे पैदा होने के बाद क्या आप उन्हें तुरंत पहाड़ से नीचे ले आती हैं? आप और आपके पति की मुलाकात कैसे हुई? जन्म के तुरंत बाद उन्हें पहाड़ से नीचे कैसे ले जाया जा सकता है? टोंग याओ का सवाल सुनकर महिला को हंसी आ गई। मेरे पहले 2 बच्चों को लगभग 1 साल की उम्र में दूध छुड़ाने के बाद पहाड़ से नीचे ले जाया गया था। तीसरा बच्चा जीवित नहीं रहा। चौथे बच्चे को 1 महीने का होने पर पहाड़ से नीचे ले जाया गया क्योंकि तब तक मेरा दूध खत्म हो चुका था। मुझे मानव तस्करी का शिकार बनाया गया था और मेरे पति ने मुझे बचाया। मुझे वह एक अच्छा आदमी लगा, इसलिए मैं उसके साथ ही रही। हर गर्भावस्था में मैंने उसे बेटे दिए हैं, जो मेरे द्वारा उसे बचाने के लिए दिया गया मेरा धन्यवाद है। तुम्हारा पति क्या करता है? वह तुम्हें घर क्यों नहीं ले गया, बल्कि पहाड़ की ढलान के बीच में ही छोड़ गया? चेन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पहले उसे लगा कि महिला को मजबूर किया जा रहा है। अब जब उसने सुना कि महिला स्वेच्छा से रुकी है तो उसे आश्चर्य हुआ कि पति उसे घर क्यों नहीं ले गया। पहाड़ पर खाना पकाने के लिए रुकना एक बेतुका कारण लगता है। अगर उस आदमी का घर पहाड़ के नीचे है तो वह हर दिन पहाड़ पर क्या कर रहा है? महिला ने कहा, हमने इन 2 पहाड़ों के लिए ठेका लिया है। उन्हें यहाँ पेड़ लगाने होंगे। टोंग याओ को कुछ याद आया और उसने अचानक पूछा, बहन, क्या यहाँ सिर्फ आप ही महिला हैं? नहीं, मेरे पति की साली भी यहाँ है, लेकिन वह गूंगी है। वह बोल नहीं सकती और बहुत छोटी और भोली है। वह इसी साल पहाड़ पर आई है। उसे पहाड़ों का जीवन सहन नहीं हुआ और वह घर भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसके पति ने उसकी पिटाई कर दी। वह अभी दूसरे कमरे में बंद है। जब महिला अपनी भाभी की पिटाई के बारे में बता रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो यह एक आम बात हो। उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि वह भाभी को ही दोष दे रही थी कि वह मुश्किलों को सहन नहीं कर पाए। उसने उस आदमी का बचाव किया और यह जताने की कोशिश की कि पत्नी को पीटना किसी भी पुरुष का अधिकार है। यह सुनकर हु हैयुन और टोंग याओ ने अपनी आंखें घुमा लीं। टोंग याओ कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी उन्हें बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। महिला ने जोर से जवाब दिया और बाहर की ओर चल पड़ी। मुझे शक है कि उसकी भाभी को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया गया था। हु हैयुन ने अपनी चिंता व्यक्त की। चेन फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस महिला का ब्रेन वॉश हो गया है। टोंग याओ ने सिर हिलाया और विश्लेषण करते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसे पता नहीं है कि उसका पति उसकी पीठ पीछे क्या करता है। आप कह सकते हैं कि वह या तो भोली है या फिर बिल्कुल मूर्ख है। क्या उसने खुद को सम्मोहित करके यह विश्वास कर लिया है कि कठिनाई एक आशीर्वाद है? क्या सच में बच्चों का पालन पोषण उसके ससुराल वालों ने किया है? हु हैयुन को शक हुआ, शायद सारा नियंत्रण संभालने वाला ताइगे बाल तस्करों के साथ मिलीभगत कर रहा है और जानबूझकर उस महिला को बच्चे पैदा करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चेन फैंग ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, क्रूर बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाते। ये लोग चाहे कितने भी दुष्ट क्यों न हो, उन्हें अपने ही बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना? मुझे नहीं पता कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन हम तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। टोंग याओ ने खिड़की पर रखे कटोरे और चॉपस्टिक पर चिंता भरी नजरों से देखा। उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। ये वह बच्चा था जिसे उसने बड़ी मुश्किलों से जन्म दिया था। अगर वह इस बच्चे को खो देती है तो शायद उसे इस जीवन में फिर कभी मां बनने का मौका ना मिले। चेन फैंग और हु हैयुन दोनों ने खिड़की की चौखट की ओर देखा। चौखट पर रखे कटोरे और चॉपस्टिक देखकर चेन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि नूडल्स के ये 3 कटोरे किसी प्रकार की भेंट की तरह दिखते हैं?
पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उनकी बातों पर हू हैयुन और टोंग याओ के होंठ फड़कने लगे। दूसरे कमरे में ताइगे ने उस महिला को देखकर अधीरता से कहा, जाओ, नियुवा को रात के खाने के लिए बुलाओ और घर पर नजर रखो। अगर वे बाहर आने की कोशिश करें तो हमें तुरंत बुला लेना। हमारे यहाँ पहाड़ों में जंगली सुअर हैं। अगर वे भागते हैं और घायल हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। उस महिला को जरा भी शक नहीं हुआ और वह ताइगे के निर्देशों का पालन करने के लिए जल्दी से चली गई। चारों आदमियों ने झटपट नूडल्स का बर्तन खत्म कर दिया। नियुवा ने अपना मुंह पोंछा, उसकी आंखों में कामुकता की एक झलक दिखाई दी और वह बेचैन लग रहा था। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और धीरे से हंसने लगा। ताइगे, वह लड़की, टोंग याओ, बिल्कुल परी जैसी दिखती है। मैंने उसके जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अगर मुझे उसके जैसी किसी स्त्री से शादी करने का मौका मिले तो मुझे अगले ही पल मरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। याद है पिछली बार जब तुमने मेरे लिए एक स्त्री ढूंढने का वादा किया था, तो क्यों न वही हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ताइगे के बगल में बैठे एरलुजी ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा, यह आप ही क्यों? मेरी भी कोई पत्नी नहीं है। मांगजी ने भी सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत महिला, उसे पूरी तरह से अपने पास ही क्यों रखना चाहिए। जब नियुवा ने मांगाजी को एरलुजी की बात दोहराते हुए सुना तो वह उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हारे पास पहले से ही एक औरत है। जब तुम्हें वह औरत चाहिए थी तो क्या ताइगे ने मुझसे भी एक औरत ढूंढने का वादा नहीं किया था? मांगाजी ने ताना मारते हुए कहा, वह औरत गूंगी है और हमेशा भागने की कोशिश करती है। जब भी मैं उसे छूता हूं वह मुझे खरोचों से भर देती है। अगर तुम्हें वह इतनी ही पसंद है तो तुम उसे रख लो। सच कहूं तो टोंग याओ से तुलना करने के बाद अब वह उस गूंगी लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। नियुवा इससे खुश नहीं था। गुस्से में उसने पलटकर कहा, टोंग याओ के आने से पहले तुमने उस मूक लड़की को मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे हमेशा तुम्हारी बची खुची चीजें ही क्यों मिलनी चाहिए? पिछली बार ताइगे ने मांगजी का पक्ष लिया और मूक महिला को उसे सौंप दिया। तब उसने कुछ नहीं कहा और अपने मन की बात मन में ही दबा ली। लेकिन अब टोंग याओ के यहाँ होने से मांगजी उसे भी छीनना चाहता था। आखिर क्यों? बस करो ये झगड़ा। ताइगे ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, क्या एक औरत इतनी बड़ी मुसीबत के लायक है? क्या हमारा भाईचारा इतना कमजोर हो गया है? अन्याय महसूस करने के बावजूद नियुवा ने कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तीनों लड़कों को चुप देखकर ताइगे ने आगे कहा, तुम में से कोई भी उसे नहीं ले जा सकता। मुझे उसकी किसी और काम के लिए जरूरत है। मांगजी थोड़ा असमंजस में था। ताइगे, ये हमारे किस काम के हो सकते हैं? मेरी राय में हमें औरत को रख लेना चाहिए और आदमी को यहीं पहाड़ों में दफना देना चाहिए ताकि वह खाद का काम कर सके। एरलुजी ने मांगजी से सहमति जताई। नियुवा के दिल में बेचैनी सी उठ उठी। उसने बुदाते हुए कहा, ताइगे, तुम टोंग याओ को अपने पास रखने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? नियुवा की बातों पर मांगजी और एरलुजी दोनों ने अपना ध्यान ताइगे की ओर मोड़ा। हालांकि दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे भी ताइगे के रवैये से असंतुष्ट थे। ताइगे की घर पर एक पत्नी थी और पहाड़ों में एक औरत रहती थी। बाकी सब के पास पत्नियां नहीं थीं और केवल मांगजी के पास ही पहाड़ों में एक औरत थी, और वह गूंगी थी। अब एक खूबसूरत औरत आई थी और ताइगे उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। ये बहुत अन्यायपूर्ण था। सभी लोग समान रूप से काम कर रहे थे तो ताइगे को ही सारे फायदे क्यों मिलने चाहिए? ताइगे ने उनकी नाराजगी को भांपते हुए कहा, तुम लोग किस बात पर अटके हुए हो? क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ औरतें ही हैं? नियुवा पहले से ही असहज महसूस कर रहा था। ताइगे की बातें सुनकर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ताइगे, तुम्हारे पास इधर उधर पत्नियां हैं। तुम खुद तो पेट भर खाते हो पर हमारी भूख नहीं समझते। जाहिर है तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। ताइगे तुरंत सख्त लहजे में बोला, नियुवा, अगर तुम्हें किसी औरत को लेकर मुझसे कोई दिक्कत है तो सीधे सीधे कह दो। घुमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भाई हैं। मैंने तुम लोगों का कब कोई नुकसान किया है? क्या मैंने हमेशा कोशिश नहीं की और जिम्मेदारी नहीं उठाई? क्या तुम्हारे अच्छे दिन मेरी मदद की वजह से नहीं है? तुम में से कौन ऐसा है जो मेरा एहसानमंद नहीं रहा? सिर्फ एक औरत के लिए तुम अपनी नाराजगी दिखा रहे हो। ये बहुत निराशाजनक है। और साफ साफ कह दूं, मैंने टोंग याओ पर एकाधिकार जमाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। अगर मैं ऐसा करता भी तो क्या यह इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने ज्यादा योगदान दिया है और मैं इसके लायक था। ताइगे की बात सुनकर बाकी लोग तुरंत शर्म से सिर झुका बैठे।
ये बात बिल्कुल सच थी कि ताइगे ने उनकी बहुत मदद की थी। उनके बिना, जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए उस समय 2 पहाड़ी जंगलों को पट्टे पर लिया था और उन्हें पैसे कमाने में मार्गदर्शन दिया था, आज उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता। लेकिन ताइगे के साथ एक महिला को लेकर मोलभाव करना शायद गलत था। नियुवा ने पहल करते हुए माफी मांगी, ताइगे, मुझसे गलती हुई। आप टोंग याओ के मामले को अपनी इच्छानुसार संभाल सकते हैं। मांगजी और एरलिवजी दोनों ने तुरंत उनका अनुसरण किया। उनकी बातें सुनकर ताइगे थोड़ा और खुश हुआ। उसने कहा, हम भाई हैं। मैं तुम सबको खूब पैसा कमाने और महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए नेतृत्व करना चाहता हूं, न कि किसी खूबसूरत औरत के पीछे पागल होने के लिए। एक बार पैसा आ जाए तो क्या हम अपनी मनचाही औरत नहीं पा सकते? हम खुलकर अपनी पसंद की औरत चुन सकते हैं। ताइगे की बात समझकर एरलिवजी की आंखें तुरंत चमक उठी। ताइगे, क्या आपके मन में कोई योजना है? ताइगे ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में धूर्तता झलक रही थी। क्या तुमने सुना कि वे लोग सड़क पर क्या बातें कर रहे थे? एरलिवजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, वे अमीर लोग हैं जो कुछ 100 कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियां चलाते हैं। ताइगे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वे अमीर शहरी लोग हैं। टोंग याओ को यहाँ रखना हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है। वे तीनों ही शहर में धनी हैं। जैसे ही उनके परिवारों को उनके लापता होने का पता चलेगा, एक बड़ा खोज दल भेजा जाएगा। नियुवा चौंक गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ताइगे? क्या हमें उन्हें वापस भेज देना चाहिए जबकि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है? लेकिन मांगजी ने सवाल किया, ताइगे, क्या वे झांसा दे रहे हैं? ताइगे ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप वह कार भूल गए हैं जिसमें वे आए थे? क्या आपको पता है कि उसकी कीमत कितनी है? इससे पहले कि उनमें से कोई जवाब दे पाता, उसने कहा, वह छोटी सी सेडान कार कम से कम लाखों में बिकेगी। कार की कीमत सुनकर नियुवा, एरलिवजी और मांगजी की आंखों में लालच की चमक आ गई। तीनों ने घबराकर निगल लिया और स्पष्ट रूप से चौंक गए। विशेष रूप से नियुवा का मानना था कि शहरवासियों का इतनी महंगी गाड़ियां चलाना मूर्खता है। चोरी के डर से अपनी कीमती चीजें कौन नहीं छुपाता? अब वह पहाड़ से नीचे दौड़कर उस कार को छिपाना चाहता था। इस कार से तो वे अमीर नहीं हो जाएंगे। अगर वे अपनी मृत्यु तक इन पहाड़ों की देखभाल भी करते रहें, तो भी वे कभी इतनी कमाई नहीं कर पाएंगे। उनके विस्मय से भरे चेहरों को देखकर ताइगे ने ताना मारा, हैरान हो गए हो, है ना? तुमने कभी कोई बड़ा शहर नहीं देखा। तुम्हारी इस संकीर्ण सोच के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। मांगजी को लगा कि ताइगे के पास कोई योजना है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने आग्रह किया, हमें बताओ कि अब हमें आगे क्या करना है, ताइगे। हम सब आपके निर्देशों का पालन करेंगे। एरलिवजी और नियुवा भी ताइगे को ध्यान से देख रहे थे। ताइगे कुछ देर चुप रहे, फिर सिगरेट जलाए, एक लंबा कश लिया और बोले, सच कहूं तो मैं अभी भी इस स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में सोच रहा हूं। ये सुनकर बाकी तीनों थोड़े घबरा गए। वे हमेशा ताइगे के आदेशों का पालन करते थे और इसीलिए अब तक सब ठीक चल रहा था और उनका जीवन बेहतर हो रहा था। अब ताइगे के मार्गदर्शन के बिना वे दिशाहीन महसूस कर रहे थे। जब वे और पूछताछ करना चाहते थे, तभी ताइगे ने कहा, अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनके परिवारों के आने का इंतजार करें, जो हमें कृतज्ञता के रूप में कुछ धन देंगे। दूसरा विकल्प यह है कि हम उन्हें अपने पास रखें, उनके परिवारों से बड़ी रकम लें, फिर हम इस सड़ी हुई पहाड़ी को छोड़कर शहर चले जाएं और एक सुखमय जीवन जिएं। ये सुनकर नियुवा, मांगजी और एरलिवजी थोड़े उत्साहित हो गए। उन सभी को दूसरा विकल्प ज्यादा पसंद था। ये देखकर ताइगे ने सिगरेट को अपने जूते से बुझाया और कहा, मुझे पता है कि आप सभी को दूसरा विकल्प ज्यादा पसंद है, लेकिन ये थोड़ा जोखिम भरा है। उनके परिवार वालों को आज पता चल जाएगा कि वे लापता हैं और वे जल्द ही पुलिस को बुला लेंगे और हमें यहाँ ढूंढ लेंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमें कुछ भी न मिले। दोनों में से किसी ने भी दूसरे विकल्प के इतने जटिल होने की उम्मीद नहीं की थी। टोंग याओ के सुंदर चेहरे को याद करते हुए नियुवा ने सुझाव देने से खुद को नहीं रोका, ताइगे, क्या हमारे पास तीसरा विकल्प भी नहीं है? जैसा कि हमने पहले कहा था, औरत को रख लो और मर्दों को खाद के रूप में पहाड़ों में दफना दो। जब तक हम उन्हें अच्छी तरह से छिपा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ताइगे ने पलक झपकाए और उसकी तरफ देखा, क्या तुम्हें लगता है कि उनके परिवार वाले, ये जानकर कि वे उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इतनी आसानी से हार मान लेंगे? आसपास कोई गांव नहीं है और उनकी गाड़ी अभी भी वहीं है। पुलिस को ये जगह बहुत जल्दी मिल जाएगी। उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है, इसलिए हमें इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऐसा मूर्खतापूर्ण जोखिम क्यों लें?
मांगजी और एरलेवजी दोनों को ताइगे का विश्लेषण तर्कसंगत लगा, लेकिन उन्हें इन लोगों को जाने देने का थोड़ा अफसोस भी था। मांगजी ने कहा, ताइगे, अगर हम उन्हें जाने देते हैं तो हमें मुआवजे के तौर पर कितनी रकम मिल सकती है? मुझे लगता है कि शायद वह रकम तुम्हें बाहर निकालने के लिए ही काफी होगी। एरलेवजी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ताइगे ने उन तीनों पर एक नजर डाली और कहा, मेरा यही मतलब है। हम भाई हैं। भले ही आप लोग मुझे ताइगे कहकर बुलाते हो, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है। अगर हमें इसे करना है तो हमें इसे बड़े पैमाने पर करना होगा और हम चारों को एकजुट होना होगा। सोच समझकर फैसला करो कि तुम इसे करना चाहते हो या नहीं। एक बार हमने कदम उठा लिया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। हो सकता है हमें लंबे समय तक, शायद एक दशक या फिर पूरी जिंदगी, झूठी पहचान के साथ पैसे छिपाकर रहना पड़े। बेशक अगर हम सफल हो गए तो हमें बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। न्यूवा ने अपनी लार नीली और तुरंत जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मांगजी और एरलेविजी दोनों चुप रहे। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। चारों ने फिर से सिगरेट जलाई, जिससे कमरा धुएं से भर गया और उनकी आंखें चौंधिया गईं। भाई, हम ये कर रहे हैं या नहीं? काफी देर तक किसी के कुछ न बोलने का इंतजार करते करते न्यूवा का सब्र टूट गया। वह बस ये जानना चाहता था कि वे इसे आगे बढ़ाएंगे या नहीं। इससे उसे अनिश्चितता की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। मांगजी ने अपने नेता की ओर मुड़कर कहा, भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। एरलुजी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, भाई, अगर तुम कहते हो कि हम करेंगे तो हम करेंगे। उनके नेता ने कुछ देर सोच विचार करते हुए आंखें सिकुड़ी और फिर बोले, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वैसी छोटी मोटी गलतियां नहीं होंगी जैसी हम अब तक करते आए हैं। अगर हम सफल होते हैं तो अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो हमें बंदूक की नोक पर खड़ा होना पड़ सकता है। क्या आप सब इस बारे में आश्वस्त हैं? क्या आप सचमुच मेरी बात सुन रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं, मंगजी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। भाई, तुम्हारे बिना मैं अभी भी खाने और गर्म कपड़ों के लिए संघर्ष कर रहा होता। मुझे तुम पर भरोसा है, और अगर हम असफल हो जाते हैं तो मैं अपनी किस्मत स्वीकार कर लूंगा। एरलुजी और न्यूवा ने सहमति में सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वे एक ही तरह से सोच रहे थे। वे चारों एक ही गांव में पले बढ़े और सभी ने कठिन जीवन जिया। कुछ वर्षों बाद जब उनका नेता कहीं चला गया और फिर लौटा, तो उसने 2 पहाड़ पट्टे पर लिए और उन्हें वहां पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। शुरू में उन्होंने बड़े उत्साह से पेड़ लगाए, लेकिन संतुष्ट न होकर उन्होंने राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि वे बिना किसी परिणाम के बच निकल सकते हैं, तो वे इतने साहसी हो गए कि एक बार गलती से उन्होंने किसी को मार डाला। तीनों बुरी तरह डर गए थे, लेकिन उनका नेता शांत रहा और उसने शव को पहाड़ पर दफना दिया और खाद के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसी घटना होने के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ था, जिससे वे और भी ज्यादा साहसी हो गए। बाद में उन्हें वह महिला मिली जो अब उनके नेता की साथी है। नेता ने उसे खाना बनाने के लिए पहाड़ पर ही रखा था। वे अपने नेता से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसकी पत्नी पहाड़ की तलहटी में भी थी और एक साथी पहाड़ पर भी। उनमें से हर कोई उसके जैसा बनने का सपना देखता था। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर बहुत कम मिलते थे। कुछ समय पहले वे एक मूक महिला को वापस लाए थे, जिससे उनके बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए थे। अंततः नेता ने उसे मांगजी को सौंपने का फैसला किया। एक रात जब वे काम से लौट रहे थे तो उन्हें सड़क पर एक कार दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों में उन्हें गाड़ियां कम ही दिखती थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा व्यापारिक अवसर है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी के अंदर एक परी जैसी सुंदर महिला बैठी थी। न्यूवा को लगा कि इस बार उसकी बारी है और कम से कम वह उस मोटी औरत को घर ले जा सकता है, जिससे आखिरकार एक सम्मानजनक जीवन संभव हो सकेगा। जन्मजात विकृति के कारण न्यूवा के कान से लगातार बदबूदार मवाद निकलता रहता था, जिसके चलते कोई भी महिला उससे शादी करने को तैयार नहीं होती थी। उनकी निराशा के बावजूद उनके नेता ने स्थिति का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि पत्नी होना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने इस सच्चाई को भी स्वीकार किया कि जब तक उनके पास पैसा है, महिलाओं को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। उन तीनों को अपने फैसले पर अडिग देखकर उनके नेता ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हम इस मामले को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं। अगर आज अंधेरा होने से पहले कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता तो इसका मतलब होगा कि किस्मत हमारे साथ है। फिर हम पैसे निकालने की योजना बनाएंगे। अगर कोई ढूंढने आता है तो हम दयालु बनकर इनाम मांग लेंगे। अपने नेता को ऐसा कहते सुनकर बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। वास्तव में उन्हें क्षण भर के लिए राहत महसूस हुई।
नेता ने नियुवा की ओर मुड़कर कहा, तुम जाओ और पहाड़ की तलहटी पर नजर रखो। अगर अंधेरा होने से पहले किसी को उनके गायब होने का पता नहीं चलता और कोई यहाँ नहीं आता तो हम गाड़ी को हटाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। नियुवा, जो लाखों की कीमत वाली कार को देखने के लिए पहाड़ पर जाना चाहता था, तुरंत सहमत हो गया और बिना किसी झिझक के बाहर निकल गया। बाकी लोग भी विश्राम करने के लिए अपनी झोपड़ियों में लौट गए। मांगजी सीधे उस झोपड़ी में गया जहां मूक महिला को रखा गया था। वह बंधी हुई थी और दुबली पतली दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे की बनावट काफी आकर्षक थी, हालांकि उसकी त्वचा कुछ हद तक सांवली थी। जैसे ही मांगजी अंदर आए, मूक महिला भय से पीछे हट गई और पलंग के पास कांपने लगी। मांगजी ने उसकी ओर देखा और तुरंत अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए, जिससे मूक महिला और भी डर गई। मांगजी ने ठंडी सांस ली और उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अब भी तुम में दिलचस्पी है? मेरी नज़र में तुम गोबर के ढेर से कम नहीं हो। एक बार जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मुझे किस तरह की खूबसूरत औरतें नहीं मिलेंगी। तुम्हें पहाड़ पर खाद की तरह इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। इतना कहकर वह सीधे सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। उसका दिमाग टोंग याओ की छवि से भरा हुआ था। अपने लगभग 2 दर्जन वर्षों के जीवन में उन्होंने पहली बार इतनी अद्भुत सुंदरता देखी थी। पौराणिक परी चांग ई शायद इससे अधिक सुंदर नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। फिल्मों में दिखने वाली सुंदरियां भी टोंग याओ जितनी खूबसूरत नहीं थीं। वह सोचने लगा कि किस प्रकार का वातावरण ऐसी सुंदरता को जन्म दे सकता है। मांगजी को बिस्तर पर लेटे हुए और उसे छूते हुए न देखकर मूक महिला को राहत नहीं मिली, बल्कि वह और भी डर गई, क्योंकि उसे उसके वे भयानक शब्द याद आ गए थे जिनमें उसने उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही थी। क्या वे उसे मार डालने वाले थे? ये सोचकर उसकी आंखों में भय छा गया। तारांकन। दूसरी जगह टोंग याओहुई और वेन यून के प्रजनन फार्म पहुंचने के बाद उन्होंने घर पर फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह मानते हुए कि टोंग याओ घर पर नहीं थी, उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सुबह दंपति ने कई प्रयासों के बाद फिर से टोंग याओ को फोन किया, जिसके दौरान उन्हें पता चला कि टोंग याओ और चेंग फैंग वहां गए हुए हैं। पिछले दिन भारी बारिश हुई थी। अगर वे दोनों सच में आते तो बारिश के कारण बीच रास्ते में ही फंस जाते। बिना कुछ कहे टोंग याओहुई, जियान जून और लियू सांवा को लेकर टोंग याओ को ढूंढने निकल पड़ी। पिछली रात भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब धूप खिली हुई थी। हालांकि बारिश के कारण सड़कें अभी भी कीचड़ भरी थीं। तीनों को चेंग फैंग की पार्किंग तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। खाली कार देखकर टोंग याओहुई चिंतित हो गया। आसपास उन्हें न ढूंढ पाने पर उसने लियू सांवा को पुलिस को बुलाने के लिए वापस पशुपालन फार्म भेज दिया और खुद जियान जून के साथ खोज जारी रखने के लिए वहीं रुक गया। बारिश में फंसी उनकी कार अटक गई थी। तर्क कहता था कि टोंग याओ को बारिश रुकने का इंतजार करते हुए कार में ही बैठे रहना चाहिए था। फिर सुबह की रोशनी में उसे प्रजनन फार्म में उनसे मिलना चाहिए था। उसे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए था। आसपास कोई गांव नहीं था। सबसे नजदीकी जगह पशुपालन फार्म थी। टोंग याओ और चेंग फैंग को दोनों ही जगहों पर न पाकर स्थिति स्पष्ट रूप से असामान्य थी। उन्हें ढूंढने में नाकाम रहने के बाद जियान जून को भी संदेह होने लगा। चिंतित होकर उसने कहा, अंकल टोंग, अगर बहन याओ याओ कार में नहीं गई हैं तो कहाँ गई होंगी? टोंग याओहुई ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। चलो आसपास फिर से देखते हैं। याओ याओ यूं ही इधर उधर नहीं भटकती, कुछ तो हुआ होगा। जियान जून ने सिर हिलाया, आसपास फिर से तलाशी ली और फिर पैरों के निशान वाला एक संकरा रास्ता देखा। उसने उत्साह से टोंग याओहुई को बुलाया और कहा, अंकल टोंग, जल्दी इधर आइए। यहाँ पैरों के निशान वाला एक छोटा रास्ता है। ये सुनकर टोंग याओहुई दौड़कर वहां पहुंचा। रास्ते पर बिखरे हुए पदचिह्नों को देखा, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वहां कई पदचिह्न थे जो स्पष्ट रूप से 2 लोगों के नहीं थे। गर्भवती टोंग याओ और चेंग फैंग इस रास्ते से नहीं जा सकती थी और कार में इतने लोग नहीं बैठ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई अगवा कर ले गया होगा। हाल ही में उसने यहाँ आसपास कुछ गड़बड़ियों के बारे में सुना था, लेकिन उस समय उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। यहाँ से बहुत कम लोग गुजरते थे और यहाँ लोगों को लूटने की सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति इंतजार करते करते भूख से मर सकता था। लेकिन अब जब उसकी बेटी लापता थी तो टोंग याओहुई को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपनी बेटी को चेतावनी देनी चाहिए थी। टोंग याओहुई के परेशान चेहरे को देखकर जियान जून को कुछ अंदाजा हुआ और उसने कहा, अंकल टोंग, आप यहीं पुलिस का इंतजार कीजिए, मैं इस रास्ते पर जाकर जांच करता हूं।
जियान जून को चिंता थी कि बुजुर्ग टोंग याओहुई के लिए पहाड़ी पर चढ़ाई करना शायद बहुत मुश्किल हो। इसके अलावा किसी को पुलिस के आने का इंतजार करने के लिए पीछे छोड़ने से आपात स्थिति में समय पर बचाव सुनिश्चित हो जाएगा। अपनी बेटी पर मंडरा रहे संभावित खतरे को लेकर चिंतित टोंग याओहुई के पास निष्क्रिय प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं था। उन्होंने स्थिति पर विचार किया और सुझाव दिया, शाओजुन, तुम कुछ शाखाएं तोड़कर सड़क के किनारे निशान के रूप में क्यों नहीं छोड़ देते? पुलिस के आने पर उन्हें रास्ता पता चल जाएगा। ठीक है। बिना ज्यादा सोचे समझे जियान जून ने जल्दी से टोंग याओहुई के निर्देशानुसार काम किया। उन्होंने जल्दी से रास्ता चिन्हित किया और पहाड़ी की संकरी पगडंडी पर चलने लगे, लेकिन जल्द ही एक चौराहे पर पहुंच गए। वहां 3 रास्ते थे और बारिश के कटाव के कारण कोई पदचिह्न नहीं थे। ये तय न कर पाने पर कि किस रास्ते पर जाना है, टोंग याओहुई ने आसपास के इलाके का जायजा लिया और बाएं वाला रास्ता चुना। इसी बीच खौंफते हुए न्यूवा पहाड़ी पर तेजी से चढ़ रहा था। ताइगे की पत्नी ने उसकी जल्दबाजी देखकर उसे रोका और उत्सुकता से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या बात है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, नियू ने ताइगे की पत्नी को धक्का देते हुए जवाब दिया। वह ताइगे के घर में घुस गया और चिल्लाने लगा, ताइगे, ताइगे उठो, किसी ने हमें ढूंढ लिया है। जब वह ये सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर रहा था कि कार अभी भी कीचड़ के गड्ढे में है या नहीं, तभी उसने देखा कि प्रजनन फार्म से 2 लोग तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। पकड़े जाने के डर से उसे वापस भागना पड़ा। यह अलार्म सुनकर ताइगे झट से अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। क्या पुलिस है? नियुवा ने घबराए हुए अंदाज में सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा लगता है कि ये लोग प्रजनन फार्म से आए हैं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए ताइगे ने जवाब दिया, अगर खेत वाले लोग यहाँ हैं तो उन्हें ये जगह ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम जाओ और मांगजी और इरलुजी को चेतावनी दे दो। मैं टोंग याओ को देखने जाता हूँ। ठीक है। नियुवा सहमत हो गई और इरलुजी को चेतावनी देने के लिए जल्दी से चली गई। जैसे ही ताइगे उठे और कपड़े पहनने लगे, उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा, क्या हो रहा है? मेरे रास्ते से बाहर। ताइगे ने अपनी पत्नी को एक तरफ धकेल दिया और टोंग याओ की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अचानक उसके आने का आभास होते देख टोंग याओ, चेन फेंग और हु हेयुन घबरा गईं और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ताइगे के अचानक आने को लेकर अनिश्चित होने के कारण वे असहज महसूस कर रहे थे। अब तक उन्हें ताइगे का स्पष्ट नजारा मिल चुका था। वह सांवला, दुबला पतला लेकिन लंबा था। उसकी तिरछी आंखें और बाएं गाल पर बना निशान उसे भयावह और डरावना बना रहे थे। ताइगे की नजरें तेजी से कमरे में घूमी। खिड़की की चौखट पर रखे नूडल्स के 3 कटोरे बिना छुए देखकर उसने खुशी से पूछा, आप में से किसी ने कुछ क्यों नहीं खाया? क्या यह आपको पसंद नहीं आया? तीनों को अचानक इस तरह के सवाल से असहज महसूस हुआ, लेकिन वे यह नहीं कह सकते थे कि वे स्वच्छता को लेकर चिंतित थे या जहर से डरते थे। टोंग याओ ने खुद को संभाला और हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें भूख नहीं है। ताइगे ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने सोचा कि मैं आपको पहाड़ पर पेट भरने के लिए कुछ दे दूं। हमारे पास यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। अब जब मौसम साफ हो गया है तो आप सब थोड़ा आराम कर लीजिए और बाद में हम पहाड़ से नीचे उतरने और कीचड़ के गड्ढे से आपकी कार निकालने में आपकी मदद करेंगे। टोंग याओ को समझ नहीं आ रहा था कि ताइगे की अचानक दिखाई गई दयालुता का क्या मतलब है, लेकिन जब तक वह उनसे टकराव नहीं करता तब तक वे फिलहाल सुरक्षित थे। ये सोचकर उसने तुरंत जवाब दिया, ताइगे, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताइगे ने सिर हिलाते हुए एक सरल और ईमानदार पहाड़ी लोककथा की नकल करने की कोशिश की, आप सब अब आराम करें। जैसे ही मांगजी और इरलुजी जागेंगे, हम आपको पहाड़ से नीचे ले आएंगे। धन्यवाद। टोंग याओ ने धन्यवाद में सिर हिलाया, लेकिन ताइगे के चेहरे पर दयालु मुस्कान देखकर उसे अजीब सा लगा। वह सोचने लगी कि क्या ये सिर्फ उसका वहम था। जैसे ही ताइगे जाने लगा, चेन फेंग ने तुरंत पूछा, क्या आपको लगता है कि वह सचमुच पहाड़ से नीचे उतरने में हमारी मदद करने का इरादा रखता है? हु हेयुन को भी यह अजीब लगा, क्या हम जरूरत से ज्यादा शक कर रहे हैं? क्या वह सच में एक अच्छा इंसान है? अगर वह बुरा आदमी होता तो अब तक अपना असली रंग दिखा चुका होता, है ना? हालांकि विभिन्न प्रकार के लोगों से निपटने के अपने व्यापक अनुभव के आधार पर हु हेयुन को यह आशंका थी कि ताइगे बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। सिर हिलाते हुए टोंग याओ ने अपनी उलझन व्यक्त की, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते, हमें सतर्क रहना चाहिए। पूरे स्थान पर एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था, स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ थी।
अकेले बच्चे को जन्म देने वाली महिला और मूक लड़की सामान्य घटनाएं नहीं थीं। अगर ताइगे सचमुच उनकी मदद करना चाहता तो वह उनकी कार पर पत्थर नहीं फेंकता और जानबूझकर कार को रोककर उनके निकलने का रास्ता बंद नहीं करता। ये हरकतें साफ तौर पर जानबूझकर की गई थीं। टोंग याओ ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। ताइगे कोई साधारण आदमी नहीं था। वह बिल्कुल भी आम मेहनती पहाड़ी लोगों जैसा नहीं लग रहा था। चेन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, खैर यह अच्छी बात है कि ताइगे ने अभी तक कोई शत्रुता नहीं दिखाई है। अगर वह सचमुच हमारी मदद करना चाहता है तो मैं वापस लौटने पर उन्हें इनाम देना सुनिश्चित करूंगा। पहाड़ों में जीवन आसान नहीं है, विशेष रूप से ये तथ्य कि ताइगे की पत्नी को पहाड़ पर अकेले ही बच्चे को जन्म देना पड़ा चेन फैंग के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी दुर्घटना बहुत गंभीर परिणाम ला सकती है। टोंग याओ और हु हेयुन दोनों ने चेन फैंग को ऐसे देखा मानो वह बिल्कुल मूर्ख हो। हैरान चेन फैंग ने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? टोंग याओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन हु हेयुन ने पलटवार करते हुए कहा, चेन तुम थोड़ी भोली लगती हो। अचानक असहज महसूस करते हुए चेन फैंग ने टेढ़ी मुस्कान दी और चुप रहा। उसने खुद भी माना कि पहले की गई उन टिप्पणियों में वह कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण था। इन सभी अजीब घटनाओं के बीच ताइगे के इरादे भला कैसे अच्छे हो सकते थे? हालांकि अब ये बात कह देने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। गला साफ करते हुए उसने विषय बदलने की कोशिश की, क्या आप लोगों को भूख लगी है? उसने नूडल्स से भरे कटोरे की ओर देखते हुए पूछा। टोंग याओ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए सिर हिलाया, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप हैं तो बेझिझक मेरे कटोरे से भी खा लें। हु हेयुन ने आगे कहा, और मुझे भी। मुझे भूख नहीं है। संकोच न करें, आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। जी मिचलाने लगी चेन फैंग ने नूडल्स के कटोरे से नजरें हटा ली और कहा, मुझे अब भूख नहीं है। उसके बोलते ही उसके पेट से जोरदार आवाज आए। वह असहज होकर बैठ गया, इतना शर्मिंदा था कि टोंग याओ और हु हेयुन की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। हालांकि उसकी शर्मिंदगी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। टोंग याओ और हु हेयुन के पेट में हो रही गड़गड़ाहट ने जल्द ही उसकी अपनी आवाज को दबा दिया। अपनी कीचड़ से सनी हुई पैंट की ओर देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लगता है हम सब एक ही नाव में सवार हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे। सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा था, फिर भी यह निर्विवाद रूप से उनके साथ हो रहा था। टोंग याओ और हु हेयुन ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। टोंग याओ ने चुटकी लेते हुए कहा, भले ही हम अलग अलग तारीखों पर पैदा हुए हों, लेकिन हो सकता है कि हम सब एक ही दिन मरें। चेन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं जिंदा रहना ज्यादा पसंद करूंगा। टोंग याओ ने अपने पेट को छुआ, सचमुच जीना अच्छा है, उसने 2 जन्म जी लिए हैं लेकिन अभी तक मां नहीं बनी है। हालांकि इस अनुभव के बाद टोंग याओ ने चेन फैंग को एक नए नजरिए से देखा। पहले वह एक धूर्त कारोबारी अभिजात वर्ग के रूप में दिखाई देता था। अब उसे एहसास हुआ कि उसका वास्तविक दुनिया का अनुभव अपेक्षाकृत सीमित था। यह मुलाकात चेन फैंग के विकास की शुरुआत साबित हो सकती है, ये पूरी तरह से बुरी भी नहीं हो सकती। अचानक बाहर शोरगुल मच गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जब उन्हें बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं देखा तो वे जांच करने गए। हालांकि जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे और इससे पहले कि टोंग याओ अपना सिर बाहर निकाल पाती, वह लगभग एक अस्त-व्यस्त महिला से टकरा गई। चेन फैंग और हु हेयुन दोनों डर के मारे उछल पड़े और जल्दी से टोंग याओ को अपने पीछे छिपा लिया। हम वह महिला दरवाजे पर खड़ी थी, पागलों की तरह अपने हाथ बेतहाशा हिला रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। उसके चेहरे पर दिख रहे डर से ऐसा लग रहा था मानो वह मदद मांग रही हो। चेन फैंग ने उस महिला की ओर देखा, अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम क्या कहना चाह रही हो? हम महिला बिना कोई स्पष्ट शब्द बोले अजीबोगरीब आवाजें निकालती रही और यहां तक कि उसने चेन फैंग को अपने हाथों से छीनने की कोशिश भी की। टोंग याओ ने उस महिला को ऊपर से नीचे तक देखा और निष्कर्ष निकाला, वह ताइगे के छोटे भाई की पत्नी ही होगी। ताइगे की पत्नी के अनुसार पहाड़ पर केवल 2 महिलाएं थीं। दूसरी ताइगे के छोटे भाई की पत्नी थी, जो बोल नहीं सकती थी। निस्संदेह उनके सामने खड़ी महिला वही थी। तो वह क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या वह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? चेन फैंग अपनी बात पूरी कर पाता, तभी ताइगे की पत्नी अपने पेट को सहारा देते हुए पास आए और गूंगी महिला को खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करने लगी।
गूंगी महिला डर गई और ताइगे की पत्नी से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगी, साथ ही चेन फैंग पर अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रही थी। दुबली पतली दिखने के बावजूद ताइगे की पत्नी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उसने मूक महिला पर अपनी पकड़ बनाए रखी और चिल्लाई, ताइगे इधर आओ। मंगजी की पत्नी फिर से भागने की कोशिश कर रही है। ताइगे और मांगजी दौड़ते हुए आ गईं। बिना कुछ कहे मांगजी ने मूक महिला के माथे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह गिर पड़ी। कुछ देर बाद ही वह संभल पाए। टोंग याओ और दोनों पुरुष मांगजी की हरकत की गंभीरता देखकर काफी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उस थप्पड़ से मूक महिला का दिमाग हिल गया हो। ये देखकर ताइगे ने मांगजी की पीठ पर लात मारी और कहा, अपनी ताकत पर लगाम लगाओ। उसे थोड़ा शांत करना ही काफी होता। अब उसे अंदर ले जाओ, लोगों को डराओ मत। ये सुनकर मंगजी ने मूक महिला को घसीटकर वापस अंदर ले गई। ताइगे की पत्नी पूरी तरह से अविचलित रही, मानो ऐसी घटनाएं उसके लिए आम बात हो। मांगजी को उस महिला को वापस अंदर खींचते देख ताइगे ने हंसते हुए टोंग याओ की ओर मुड़कर कहा, क्या हमने तुम्हें डरा दिया? वह मेरे भाई की पत्नी थी। वह गूंगी है और उसका दिमाग थोड़ा खराब है। हम उसे आमतौर पर बंद रखते हैं। अभी अभी वह हमें चकमा देकर भागने में कामयाब हो गई। एक आह भरते हुए ताइगे ने कहा, हम पहाड़ों में गरीब हैं, एक समझदार महिला से शादी करने का सामर्थ्य नहीं रखते। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। अपने दुष्ट और धूर्त रूप के बावजूद ताइगे सादगी और ईमानदारी का दिखावा करता था, जो काफी विचित्र लगता था। होश में आने पर चेन फैंग ने असहज मुस्कान बिखेरी। टोंग याओ को शक था कि चेन फैंग ने ऐसा दृश्य पहली बार देखा है, इसलिए उसने हैरानी जताने का नाटक किया और बीच में दखल दिया। तो इसलिए वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। सच कहूं तो उसकी हालत को देखते हुए उसे कैद में रखना ही बेहतर होगा। अगर उसे बाहर छोड़ दिया गया तो वो आसानी से लोगों को डरा सकती है। इससे पहले कि ताइगे कुछ जवाब दे पाते, उनकी पत्नी ने बीच में ही कहा, वह तो बस पहाड़ों की कठिनाइयों से बचने और आराम से जीवन जीने के लिए पागलपन का नाटक कर रही है। मुझे देखो, मैं तो रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना बखूबी कर लेती हूँ, है ना? इन पंक्तियों के बीच पत्नी यह व्यक्त कर रही थी कि वह कठिनाइयों को सहने और काम करने में सक्षम थी, जबकि मूक महिला आलसी थी, काम करने को तैयार नहीं थी, बेहतर जीवन की ओर भागने की इच्छा रखती थी और पहाड़ पर कठिन जीवन से घृणा करती थी। हु हैयुन पत्नी के इशारे को समझ गई और सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, शायद वह अभी बहुत छोटी है और उसने जीवन की कड़वाहट का स्वाद अभी तक नहीं चखा है। ऐसी महिला हर दिन नहीं मिलती जो कठिनाइयों को सहने और कड़ी मेहनत करने में सक्षम हो। ताइगे, तुमने वाकई एक अच्छी पत्नी से शादी की है। इस प्रशंसा से प्रसन्न होकर ताइगे की पत्नी और भी उत्साहित हो गई और बातचीत जारी रखी। तीनों में संदेह की कमी देखकर ताइगे ने राहत की सांस ली और कहा, आप लोग थोड़ा और आराम कर लीजिए, मैं जल्द ही आपको पहाड़ से नीचे ले आऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। धन्यवाद। टोंग याओ और दोनों पुरुषों ने ताइगे को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में लौट आए। हालांकि वे अभी भी बगल के कमरे से वस्तुओं के इधर उधर फेंके जाने की आवाजें और मूक महिला के सिसकने की आवाजें सुन सकते थे। निस्संदेह उन्हें पता था कि पड़ोस में क्या हो रहा है। ताइगे की पत्नी के शांत व्यवहार को देखकर टोंग याओ ने पूछा, बड़ी बहन, क्या मांगजी अक्सर अपनी पत्नी को पीटता है? ताइगे की पत्नी ने सहज भाव से सिर हिलाया। उसकी पत्नी बोल नहीं सकती और आलसी है, हमेशा पहाड़ से भागने की कोशिश करती रहती है। कौन सा आदमी उसे नहीं पीटेगा? उसे पता ही नहीं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसकी मौजूदा स्थिति में अगर वह चली गई तो क्या उसे मांगजी जैसा अच्छा दूसरा आदमी मिल पाएगा? टोंग याओ ने पूछे बिना नहीं रह सकी, बड़ी बहन, आप मांगजी को किन किन तरीकों से अच्छा मानती हैं? टोंग याओ के सवाल पर ताइगे की पत्नी कुछ देर रुक गई। कुछ देर सोचने के बाद उसे मांगजी के बारे में कोई अच्छी बात याद नहीं आई। आखिरकार उसने कहा, मांगजी लंबा है, मेहनती है और माता पिता का आज्ञाकारी है। टोंग याओ के होंठ अनायास ही फड़कने लगे। क्या ये सब फायदे माने जाते थे? ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इन प्रतिभाओं से मूक महिला को किसी भी तरह का लाभ मिल रहा हो, है ना? खुद एक पुरुष होने के बावजूद चेन फैंग को ये सब सुनना मुश्किल लग रहा था। बगल वाले घर से मंजी द्वारा अपनी पत्नी को पीटने की आवाजें लगातार आ रही थीं। चेन फैंग ने होंठ भींचकर कहा, मंजी की घरेलू हिंसा बर्दाश्त से बाहर है। आप उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? ताइगे की पत्नी को लगा कि चेन फैंग जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। मांगजी की पत्नी आज्ञाकारी नहीं है और वह उसे अनुशासित कर रहा है। ये सामान्य बात है, बच्चों की तरह वे बिना मार खाए ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है?
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें किसी दूसरी महिला से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। चेन फैंग अब ताइगे की पत्नी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। टोंग याओ और हु हेयुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने बातचीत का विषय बदल दिया और ताइगे की पत्नी से बातचीत शुरू कर दी। टोंग याओ और हु हेयुन को एहसास हो गया था कि ताइगे की पत्नी की सोच काफी पिछड़ी हुई थी, शायद उनकी परवरिश के कारण, और इसे बदलना मुश्किल था। उस जगह से निकलना उनकी प्राथमिकता थी। टकराव से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। उनकी बातचीत के दौरान उन्हें ताइगे की पत्नी के माध्यम से एक और रहस्य का पता चला। कुछ समय पहले ही ताइगे एक आदमी को पहाड़ पर लेकर आई थी। उसके अनुसार वह आदमी काफी असभ्य था और आधी रात को बिना अलविदा कहे ही चला गया था। इस खुलासे से टोंग याओ और दोनों पुरुषों के रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात को अकेला छोड़ दिया गया। उन्हें आशंका थी कि वह व्यक्ति पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाया होगा और ताइगे जनजाति के लोगों ने उसे खाद के रूप में किसी कोने में दफना दिया होगा। न तो टोंग याओ और न ही हु हेयुन ने अपने संदेह को लेकर उनका सामना किया। बगल के कमरे से आ रही आवाजों को सहने की कोशिश करते हुए चेन फेंग लगातार परेशान दिख रहा था और यहां तक कि हस्तक्षेप करने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन टोंग याओ और हु हेयुन ने उसे रोक लिया। जब चेन फेंग शांत हो गया तो उसे समझ आया कि अभी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का समय नहीं है। आखिरकार वह चुप हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। ताइगे बगल के कमरे में न्यूवा और एरलुजी से उन तीनों को पहाड़ से नीचे उतारने में मदद करने के बारे में बात कर रहा था। मांगजी को मूक लड़की के साथ लगातार दुर्व्यवहार करते देख ताइगे उदास चेहरे के साथ मांगजी के दरवाजे पर गया और जमीन पर हौंफती हुई मूक लड़की को देखकर अधीरता से बोला, बस करो। उसकी बातों पर मांगजी ने आखिरकार अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी नीचे गिरा दी और घर से बाहर आ गया। जमीन पर पड़ी मूक लड़की को रास्ते में देखकर उसने उसे लात मारकर एक तरफ धकेल दिया। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह जिंदा रहेगी या मर जाएगी। ताइगे ने मांगजी से कहा, चलो चलते हैं और पहाड़ से नीचे उतरने में उनकी मदद करते हैं। मांगजी ने अगले घर की ओर देखा और अनिच्छा से कहा, क्या हम अब जा रहे हैं? जब उसने कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई थी तब वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब जब उसे हार माननी ही पड़ी तो उसे ऐसा करने में हिचकिचाहट महसूस हुई। इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा उस मूक लड़की पर निकाल दिया। शायद उसके स्वभाव में ही कुछ बदतमीजी भरी हुई थी। ताइगे ने उसे एक नजर देखा, सिर हिलाया और कहा, उनकी तलाश करने वाले लोग अब तक पहाड़ पर आधे रास्ते तक पहुंच चुके होंगे। वे जल्द ही इस जगह को खोज लेंगे। हम अभी आराम से रह रहे हैं, जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों साधारण लोग नहीं हैं और हमने पहले से तैयारी नहीं की थी। अब कोई कदम उठाना जल्दबाजी होगी। इसी समय न्यूवा और एरलुजी भी घर से बाहर आ गए। ये देखकर ताइगे ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। इस बार तो बस किस्मत अच्छी थी। फिलहाल थोड़ा आराम कर लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं। अगर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो मेरे पास एक और योजना है। उन तीनों को अपनी ओर देखते हुए देखकर ताइगे ने 3 शब्द कहे, प्रजनन फार्म। ये सुनकर तीनों की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे सीधे ताइगे के पीछे उस कमरे में गए जहां टोंग याओ ठहरी हुई थी और उन्होंने देखा कि ताइगे की पत्नी अभी भी टोंग याओ और अन्य लोगों से बातें कर रही थी। ताइगे मुस्कुराया और बोला, पहले तो हमने सोचा था कि आपको यहीं आराम करने और कुछ खाने को दे दें, लेकिन पहाड़ पर अच्छा खाना नहीं मिलता। अब मौसम साफ है तो क्या हम आपको पहाड़ से नीचे ले चलें? हम आपकी गाड़ी को कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकालने में भी मदद कर सकते हैं। टोंग याओ और हु हेयुन ने तुरंत आभार व्यक्त किया। चेन फेंग चुप रहे। जब सब लोग जाने ही वाले थे तभी ताइगे ने अचानक चेन फेंग की ओर देखा और कहा, श्रीमान चेन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सबका ध्यान चेन फेंग की ओर गया और माहौल अचानक विचित्र हो गया। चेन फेंग को ताइगे की अचानक चिंता का कारण समझ नहीं आया। हालांकि चतुर होने के कारण उसने तुरंत समझाया, मैं उस मूक लड़की को देखकर चौंक गया था और अभी तक उससे उबर नहीं पाया हूं। क्या ऐसा है? ताइगे ने चेन फेंग को एक और नजर से देखा, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। टोंग याओ और हु हेयुन बेहद चिंतित थीं। ताइगे ने कहा कि वह उन्हें पहाड़ से नीचे ले जाएगा, लेकिन जब तक वे पहाड़ की तलहटी तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाती तब तक वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि ताइगे सचमुच उन्हें पहाड़ से नीचे ले जाना चाहता है या नहीं। जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतरने वाले थे, अचानक ताइगे की पत्नी ने पीछे से आवाज दी। मुड़कर देखा तो मूक लड़की रेंगते हुए दरवाजे तक आ गई थी। उसकी आंखों में भीख मांगने का भाव था और वह मदद मांगते हुए उनकी ओर हाथ बढ़ा रही थी।
लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बाहर निकली, ताइगे की पत्नी उसे खींचकर वापस घर के अंदर ले गई। तोंग याओ ने ताइगे की निगाहें खुद पर महसूस की। उसने बेपरवाही से नजरें फेर लीं और ठंडे लहजे में कहा, पागल लोग सचमुच डरावने होते हैं। ताइगे, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई के लिए एक नई पत्नी ढूंढनी चाहिए। भले ही दहेज ज्यादा देना पड़े, लेकिन अगर वह गर्भवती हो जाती है तो कौन जाने उसके बच्चे उसकी विरासत के वारिस बनेंगे या नहीं। हु हेयुन ने सिर हिलाकर कहा, अगर वह स्वभाव से ही मूर्ख और मानसिक रूप से बीमार है तो वह इसे आगे भी दे सकती है। चेन फैंग ने उन दोनों पर एक नजर डाली और मानो उनके इरादे समझ गया हो। उसने आगे कहा, चिकित्सा में मानसिक रोग वास्तव में वंशानुगत होते हैं। वह पागल औरत बहुत डरावनी थी। डर के मारे मेरा सीना अभी भी भारी हो रहा है। उन तीनों को इस तरह बोलते हुए सुनकर ताइगे कुछ राहत महसूस करते हुए मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं किया जा सकता, हम गरीब हैं। मेरे बाकी दोनों भाइयों की तो अभी तक पत्नियां भी नहीं हैं। फिर उसने आगे कहा, चलो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरते हैं। अब और देर मत करो, हो सकता है तुम्हारे परिवार के सदस्य पहले ही पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गए हों। मांगजी के नेतृत्व में वे नीचे की ओर बढ़ने लगे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह वही रास्ता है जिससे वे आए थे, टोंग याओ ने राहत की सांस ली। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि ताइगे वास्तव में उन्हें पहाड़ से नीचे भेजने का इरादा रखता है। कुछ देर चलने के बाद दोनों अपने अपने विचार मन में रखे हुए थे, तभी अचानक हु हेयुन ने कहा, याओ, क्या वह तुम्हारे चाचा टोंग नहीं है? उनकी बात सुनकर टोंग याओ और चेंग फैंग ने उस दिशा में देखा जिधर हु हेयुन ने इशारा किया था और नीचे एक रास्ते पर दो लोगों को पहाड़ पर चढ़ते देखा। वे सचमुच टोंग याओ हुई और जियान जून थे। टोंग याओ का दिल खुशी से उछल पड़ा और वह चिल्लाए, पापा। आवाज सुनकर टोंग याओ हुई ने भी उन्हें देख लिया और तुरंत उनकी ओर चल पड़ी। वे भी पहाड़ से नीचे उतरने की अपनी गति तेज करने लगे। मुलाकात के बाद टोंग याओ हुई ने देखा कि उसकी बेटी ठीक है और उसने राहत की सांस ली। उसने ताइगे और उसके साथियों को ध्यान से देखते हुए पूछा, याओ याओ, तुम पहाड़ पर क्या कर रही हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वह जानता था कि उसकी बेटी किस तरह की इंसान है। वह बिना किसी कारण के पहाड़ पर नहीं चढ़ेगी, खासकर गर्भावस्था के दौरान। अपनी बेटी के आसपास मौजूद लोगों को देखकर टोंग याओ हुई सतर्क हो गया। कई वर्षों के अनुभव से उसे लोगों को परखने का कुछ ज्ञान था। इन लोगों की नजरें ईमानदार नहीं थीं, वे अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। टोंग याओ ने टोंग याओ हुई को एक समझदारी भरी नजर से देखा और फिर हंसते हुए उसका परिचय कराया, पिताजी, मैं आपको मिलवा देती हूँ। ये ताइगे हैं। उन्होंने हमें कार में फंसा हुआ देखा और बारिश से बचने के लिए हमें पहाड़ पर शरण लेने के लिए आमंत्रित किया। टोंग याओ हुई को स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक ताइगे को धन्यवाद देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हैं। ताइगे ने शिष्टाचारवश उनका अभिवादन किया और फिर उन्हें पहाड़ से नीचे ले जाने और कीचड़ से भरी गाड़ी को बाहर निकालने में मदद करने का प्रस्ताव रखा। ताइगे के दृढ़ संकल्प को देखकर टोंग याओ हुई ने मना नहीं किया। समूह बातें करते हुए पहाड़ से नीचे उतर रहा था। जब ताइगे को पता चला कि टोंग याओ हुई ने पुलिस को फोन किया है, तो मांगजी और नियुवा थोड़े घबरा गए। नियुवा ने तो टोंग याओ हुई पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे अधिकारियों से संपर्क नहीं करना चाहिए था। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? क्या हम उन्हें पहाड़ से नीचे नहीं ले जा रहे हैं? माहौल तुरंत असहज हो गया। जियान जून सतर्क हो गया। हालांकि वह युवा था, लेकिन उससे जीवन का कुछ अनुभव था और वह समझ गया था कि ताइगे अच्छा इंसान नहीं है। अवचेतन रूप से वह टोंग याओ के थोड़ा करीब चला गया, ये सोचते हुए कि अगर कुछ हो जाए तो उसे उसकी रक्षा करनी होगी। माहौल में तनाव देखकर ताइगे ने नियुवा को घूर कर देखा और फिर हंसते हुए समझाया। नियुवा का मतलब यह था कि बारिश के दौरान कार का कीचड़ में फंस जाना जैसी छोटी मोटी बात के लिए पुलिस को बुलाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए अपने बच्चों के लापता होने का पता चलने पर पुलिस को बुलाना बिल्कुल सामान्य बात है। इस समय नियुवा को भी एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। ताइगे की घूरती निगाहों के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। टोंग याओ हुई हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, वह सही कह रहा है। मैंने सचमुच एक मामूली बात को बड़ा चढ़ाकर बताया था। मुझे मुख्य रूप से पहाड़ पर जंगली जानवरों की चिंता थी। इलाके में बाघ देखे जाने की अफवाह थी। माता पिता होने के नाते हम अक्सर बहुत चिंता करते हैं। टोंग याओ हुई के बेफिक्र रवैये ने गिरोह को आश्वस्त कर दिया और जल्द ही वे सभी पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच गए। गाड़ी अभी भी कीचड़ में फंसी हुई थी और पुलिस नहीं आई थी।
गिरोह की मदद से गाड़ी को जल्दी से बाहर निकाल लिया गया। सभी पसीने से भीग चुके थे। टोंग याओहुई ने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन गिरोह ने जाने का नाम नहीं लिया और गाड़ी को वापस ब्रीडिंग फार्म तक धकेलने में मदद करने की पेशकश की। टोंग याओहुई को लगा कि पुलिस के आने से पहले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था, लेकिन गिरोह ने जिद की कि नियुवा को पुलिस का इंतजार करने के लिए वहीं छोड़ दिया जाए। उनकी जिद देखकर और उनके रवैये में थोड़ी सी बेरुखी महसूस करके वह मान गया। टोंग याओ की आंखों में चमक आ गई और उसने सुझाव दिया, नियुवा को भी गाड़ी धकेलने में हमारी मदद करने दो। जियान जून को यहीं छोड़ देते हैं। जब पुलिस आए तो उन्हें बता देना, फिर वे वापस चले जाएंगे। आखिरकार मेरे पिता ने ही तो शिकायत दर्ज कराई थी। अगर पुलिस शिकायतकर्ता को नहीं देखेगी तो वे निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। टोंग याओ के सुझाव पर विचार करने के बाद गिरोह के सरगना ने सहमति जताई कि यह सुझाव तर्कसंगत है और उसने इस पर सहमति दे दी। जाने से पहले टोंग याओ ने जियान जून से कहा, जब पुलिस आए तो बस उन्हें बता देना कि हम मिल गए हैं। आंखों के इशारों से यह सुनिश्चित करने के बाद कि जियान जून उसका संदेश समझ गया है, उसने गिरोह के सरगना की ओर मुड़कर कहा, आपकी सारी मेहनत के लिए धन्यवाद। गिरोह के सरगना ने हाथ हिलाकर बात को टालते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तो बस दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये देखकर चेन फैंग गाड़ी में बैठ गया और धीरे धीरे प्रजनन फार्म की ओर चलने लगा। टोंग याओहुई ने टोंग याओ की थकान को देखते हुए उसे भी गाड़ी में बैठने को कहा। सुबह से तेज धूप में तपती जमीन अब फिसलन भरी नहीं थी और गाड़ी को धक्का देने की जरूरत नहीं थी। टोंग याओहुई ने विनम्रतापूर्वक गिरोह को ये बताने की कोशिश की कि उन्हें उनके साथ आगे आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे खेत तक उनके साथ जाने पर अड़े रहे। कार में बैठी टोंग याओ ने रियरव्यू मिरर में गिरोह को देखा। उन्हें इलाके का जायजा लेते हुए देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये लोग मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, प्रजनन फार्म अब उनकी नज़रों में है। उनका हमारे साथ जाने पर जोर देने का कारण शायद यह है कि वे देखना चाहते हैं कि फार्म में कितने लोग हैं। चेन फैंग ने टोंग याओ द्वारा जियान जून से पहले कही गई बातों के बारे में सोचा और अनुमान लगाया, क्या तुमने जियान जून को कोई संकेत दिया था? उसने सोचा कि चूंकि टोंग याओ ने उन आदमियों को परेशानी का सबब बताया था और जियान जून को पीछे रुकने के लिए कहा था, इसलिए उसके पास कोई योजना जरूर होगी। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने जियान जून को इशारा तो दिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह समझ पाया या नहीं। उसने जियान जून से ज्यादा बातचीत नहीं की थी और उसे यकीन नहीं था कि वह वास्तव में उसके इरादों को समझता है या नहीं। चेन फैंग ने जवाब दिया, वह काफी तेज लगता है। मुझे लगता है कि वह समझ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, ब्रीडिंग फार्म में कितने लोग हैं? चेन फैंग के गंभीर चेहरे को देखकर टोंग याओ का लहजा थोड़ा नर्म पड़ गया और उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, हम अब सुरक्षित हैं। मेरे माता पिता को मिलाकर प्रजनन फार्म में 6 लोग हैं और हम तीनों को मिलाकर 9 हो जाते हैं। अगर उनके इरादे बुरे भी हों तो वे अभी कुछ नहीं करेंगे। चेन फैंग ने अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछा, तो फिर वे हमें जाने क्यों देंगे? क्या इसलिए कि उनकी नज़र उस फार्म पर है? टोंग याओ ने ध्यान से विश्लेषण करते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि हमने पुलिस को बुलाया है। इन दोनों पहाड़ी चोटियों का ठेका उन्हीं के पास है और उनके अलावा आसपास कोई और नहीं है। साथ ही हमारी कार पहाड़ के नीचे खड़ी थी। कोई भी घटना होती तो निश्चित रूप से उन्हीं से जुड़ी होती। समय की कमी के कारण उन्होंने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। अब वे प्रजनन फार्म जाना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वे हमें जाने देने से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वे फार्म को निशाना बना रहे हैं। चेन फैंग ने डर से कांपते हुए गहरी सांस ली। मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो। तुमने सीधे दरवाजा खोल दिया और उनसे झगड़ा नहीं किया, जिससे हम बिना किसी खतरे के बच निकले। सच कहूं तो इस दुनिया में ऐसी लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जो बुद्धिमान, सुंदर और खतरे का सामना करने में बहादुर हों। ज्यादातर लड़कियां ऐसी स्थिति में डरकर रोने लगती हैं। चेन फैंग भी भयभीत था। अगर टोंग याओ और हु हेयुन ने धैर्य न दिखाया होता तो शायद वह बहुत पहले ही अपना आपा खो बैठा होता। यह अभी भी अनिश्चित था कि वे पहाड़ से सुरक्षित नीचे उतर पाएंगे या नहीं। टोंग याओ ने विनम्रता से कहा, मैं उस समय शर्त लगा रही थी। आप कह सकते हैं कि मैं भाग्यशाली थी और जीत गई। दरअसल मेरे जैसी कई लड़कियां हैं। बड़ी बहन हु बहुत बुद्धिमान और बहादुर भी हैं। आप देख सकते हैं कि वह भी बहुत शांत थी। चेन फैंग शुरू में कहना चाहता था कि हु हेयुन उम्र में बड़ी है और टोंग याओ जितनी खूबसूरत नहीं है,
लेकिन जब उसे याद आया कि टोंग याओ शादीशुदा है और ऐसी बात कहना उचित नहीं होगा, तो उसने खुद को रोक लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने विषय बदल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ प्रजनन फार्म देखने की कोशिश में हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं इस दिन को जिंदगी भर याद रखूंगा। इस अनुभव से पता चलता है कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं। जब उसे याद आया कि मूक लड़की को कैसे टक्कर लगी थी, तो उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और कस ली। उसके भीतर न्याय की भावना उमड़ पड़ी। वह मूक लड़की को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आंखों को सिकोड़ते हुए टोंग याओ ने चेन फैंग की ओर मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, श्रीमान चेन, वापस आने पर आप सबसे पहले हमारे व्यापारिक संबंध को समाप्त तो नहीं करेंगे, है ना? चेन फैंग हंसते हुए बोला, अगर उस जगह की जांच करने की कोशिश में मेरी जान बाल बची और उसके बाद भी मैं कम से कम 10 या 8 साल तक आपके साथ काम नहीं करता, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सुनकर टोंग याओ हंस पड़ी और संक्षिप्त बातचीत से दोनों सहज महसूस करने लगे। टोंग याओ ने कीचड़ भरी सड़क को देखा और मन ही मन एक कहावत पर सोचने लगी। अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। कितना सच है, उसने सोचा। इस स्थिति के खत्म होते ही उसने सड़क के इस हिस्से पर बजरी बिछवाने की योजना बनाई। कोई भी बड़ा सड़क निर्माण कार्य बाद में खूब पैसा कमाने के बाद ही किया जाएगा। उस पर अभी भी बैंक का कर्ज था, अब उसके पास सड़क निर्माण का खर्च उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आधे रास्ते में लियू सानवा भी उनके साथ शामिल हो गईं। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद समूह ने प्रजनन फार्म की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वे आखिरकार फार्म पर पहुंच गए। वेन यून प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थीं और चेन फैंग की कार देखते ही उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी। जब उन्होंने टोंग याओ को कार से बाहर निकलते देखा, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। टोंग याओ की पैंट पर कीचड़ देखकर वेन यून ने अफसोस जताते हुए कहा, याओ याओ, तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम यहाँ आ रही हो। मैं बहुत चिंतित थी। शुक्र है तुम ठीक हो। चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारे पैर साफ कर देते हैं और कपड़े बदल देते हैं। उसकी बेटी स्वच्छता को महत्व देती थी और वेन यून ने कल्पना की कि टोंग याओ अपनी गंदी हालत को लेकर परेशान होगी। टोंग याओ ने वेन यून की ओर पलकें झपकाई और परिचय देना शुरू करते हुए कहा, माँ, ये है श्री चिंग एग वफल केक फैक्ट्री के मालिक। तभी वेन यून ने कार से उतरते हुए चेन फैंग को देखा। क्षमा मांगते हुए उसने कहा, माफ कीजिए श्रीमान चेन, मैं पूरी तरह से याओ याओ के बारे में चिंतित थी। चेन फैंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, कोई बात नहीं आंटी वेन, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझे चेन फैंग ही कह सकती हैं। टोंग याओ ने पीछे मुड़कर देखा तो गिरोह करीब आ चुका था। टोंग याओ ने वेन यून से कहा, माँ, जिन ग्रामीणों ने हमारी मदद की थी वे भी आ रहे हैं। कृपया उन्हें भोजन पर आमंत्रित कीजिए। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ।